किसी कला, किसी आर्ट फॉर्म से रूबरू होते हैं, किसी कलाकार के लिए तालियां बजाते हैं, उसे अपनी संस्कृति का वाहक मानते हैं, उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं और फिर कुछ ऐसा सामने आता है जब ये सारी चीज़ें बहुत पीछे हो जाती हैं। सामने बजते हैं इल्ज़ाम, न्याय की आस और सोशल मीडिया हैशटैग्स। आप सोच रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं? बताते हैं। शुरुआत में आपने कुछ विजुअल्स देखे, हाथ में वी वांट जस्टिस की तख्तियां लिए साड़ी पहने कई लड़कियां अपनी आवाज उठा रही हैं। ये दृश्य है चेन्नई की प्रतिष्ठित आर्ट संस्था कलाक्षेत्र फाउंडेशन का, वो कलाक्षेत्र जिसकी स्थापना हुई साल 1936 में। मकसद भारत की संस्कृति की पहचान यानी हमारी क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत आदि का संरक्षण। जनवरी 1994 में कलाक्षेत्र को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में भी मान्यता दे दी गई। आज यहाँ म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, डांस आदि से जुड़े कई कोर्सेज करवाए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कलाक्षेत्र भारी विवादों में है। वजह सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप, एक इन्फ्लुएंशियल असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ जिसे फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस विवाद की शुरुआत हुई दिसंबर 2022 में जब संस्था की पूर्व निदेशक लीला सैमसन ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। कलाक्षेत्र के सीनियर फैकल्टी मेंबर पर 1 दशक से ज्यादा तक स्टूडेंट्स को हरास और मोलेस्ट करने के आरोप लगाते हुए बिना किसी का नाम लिए किया गया ये पोस्ट हालांकि डिलीट भी कर दिया गया, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके कारण पीड़ित स्टूडेंट्स को अपनी कहानियां शेयर करने की हिम्मत मिली। इसके बाद एक इंटरनल जांच बिठाई गई और 3 महीने बाद मेन अक्यूज्ड यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हरि पद्मन को क्लीन चिट भी दे दी गई। फाउंडेशन द्वारा एक गैग ऑर्डर भी इशू किया गया जिसमें छात्रों और कर्मचारियों द्वारा दिसंबर 2022 की घटनाओं को लेकर चर्चा करने पर रोक लगाई गई, उन्हें धमकाया गया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। कहा गया कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। कट टू मार्च 2023 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने डीजीपी तमिलनाडु को आरोपी शिक्षक और उसे बचाने वाली कलाक्षेत्र की निदेशक रेवती रामचंद्रन के खिलाफ एफआईआर में प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने के संबंध में लिखा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। प्रीति, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जनाना रिपब्लिक में। आज के एपिसोड में हम 2 मुद्दों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। पहला, कलाक्षेत्र सेक्सुअल हरासमेंट केस जिसके बारे में हमने विस्तार से शुरुआत में आपको बताया। दूसरा मुद्दा है ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन द्वारा पाकिस्तानी पुरुषों पर ब्रिटिश लड़कियों को फंसाकर उन्हें ड्रग्स देने और रेप करने के आरोप और क्यों इन्हें डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है। शुरुआत करते हैं आज के पहले मुद्दे से। प्रीति, जिस तरह से कलाक्षेत्र सेक्सुअल हरासमेंट केस उभर कर आया है, जिस तरह की चीजें हुई, टाइमलाइन अगर हम इसको देखें, दिसंबर 2022 से पूर्व निदेशक लीला सैमसन ने एक फेसबुक पोस्ट किया, बाद में डिलीट कर दिया गया। और चूंकि इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जिसमें कभी इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई खबर सामने नहीं आई, तो बहुत लोग कह रहे हैं और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कि ये हमें बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन जो इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको सुना नहीं जाना चाहिए? जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ व्यवहार किया, या ये कह सकते हैं गैग ऑर्डर इशू कर दिए गए, जो एक्यूज थे उन्हें क्लीन चिट दे दी गई आफ्टर 3 months ऑफ जो इंटरनल कमेटी उन्होंने बनाई। प्रीति, मैं आपसे बस जानना चाहती हूँ कि आप इसे किस तरह से देखती हैं, या जिस तरह से ये पूरा एक्शन लिया गया हरि पद्मन पर जो मेन एक्यूज हैं और जो बाकी के भी जो 3 लोग जिन पर आरोप, इवन मेल स्टूडेंट्स ने आरोप लगाए हैं, तो आपका ओपिनियन मैं इस पूरे केस पर जानना चाहूंगी, किस तरह से आप इसको देखती हैं? देखिए, मैं सिर्फ इस नजरिए से देखती हूँ और हमको सभी को देखना चाहिए टू लिटिल टू लेट, कि आपने जो इतना जो एक्शन लिया, चलिए लिया, एक गिरफ्तारी इसमें हो गई है जो मेन अक्यूज्ड हैं, पर अगर आप इसे देखें कितना टाइम लगा, आपने खुद टाइमलाइन पूरी बताई है विस्तार में के, और हमको ऐसा क्यों सोचना चाहिए कि देखो लड़कों ने भी कंप्लेन करी है या इतने सारी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेन करी है। मेरे मुताबिक अगर एक कंप्लेन भी होती है, बहुत हिम्मत लगती है वो एक कंप्लेन भी करने के लिए, और अगर आप वो कंप्लेन करते हैं तो उस कंप्लेन को सीरियसली लेना चाहिए। जैसे आपने लीला सैमसन का भी उदाहरण दिया था, तो इसमें और क्या होता है ना दिवांशी, क्योंकि एक तो
अभी हम पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली कैसे दौर में हैं कि दो धड़ बट गए हैं, लेफ्ट और राइट। जो सही है अब वो थोड़ा ब्लर हो गया है, क्योंकि आप जो सही चीज है, जो सही, अब ये मैं पॉलिटिकली बात कर रही हूँ, जो हमको लगता है कि ऐसा एक अप्रोच होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट पर और ऐसे हमें बिहेव करना चाहिए, वो अगर हम पॉलिटिकल लेंस या प्रिज्म से देखने लग जाते हैं तो हम थोड़े बट जाते हैं उसमें। क्योंकि ये पूरा एक केस जो हुआ इसमें थोड़ा लेफ्ट लीनिंग ज्यादा था इन टर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो उसकी वो मतलब जो उसकी छवि है, तो वो सब लेकर इसमें वो पूरा राइट लेफ्ट ज्यादा हो गया, और जो बात थी, जो इसमें विवाद जो खड़ा हुआ वो उसी में रह गया। जो एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट की बात थी वो कहीं गुम गया, और इतना टाइम लगा, इतना प्रोटेस्ट हुआ, तब जाके आपने एक्शन लिया, और ये एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए था। जी, जब पहली बार आया आप था, इन्वेस्टिगेशन आपका तभी आपको ऑर्डर कर लेनी चाहिए थी, और तब उसी का, और ये भी नहीं है कि एक मतलब सस्पेंड पेंडिंग इंक्वायरी, मतलब आपको कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए था तब। तो और सब कुछ हो रहा है, हरि पद्मन वाज देयर, एग्जैक्टली, उनके खिलाफ अगर वो पूरा प्रोब चल भी रही है, जबकि लोग कह रहे हैं कि रिटन कंप्लेंट हमने दी भी नहीं थी, बहुत आनन फानन में एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से स्टार्ट कर दिया, अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी और द केस वाज क्लोज अनटिल एंड अनलेस जब रेखा शर्मा जो कि एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है, उन्होंने वो ट्वीट किया और फिर से इस पूरे मुद्दे पर बात होनी शुरू हुई। हालांकि रिसेंटली अब जैसा कि हम देखते हैं हर चीज ट्विटर पर ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसी मुद्दे पर एक्ट्रेस अभिरामी जो कला क्षेत्र की एल्यूमिनस भी रह चुकी हैं, एक विवादित बयान उनका सामने आया जिसमें वो हरि पद्मन को डिफेंड कर रही थी, कह रही थी नहीं ही इज द बेस्ट टीचर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बाकी टीचर्स अपने पावर गेम के लिए उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। जोड़ा कि हरि पद्मन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ब्राइब तक किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि उनकी प्रोबेशन कैंसिल कर दी जाएगी। अभिरामी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने मी टू से जोड़ते हुए कहा कि लोगों को तभी बोलना चाहिए जब उनके साथ ये चीज हुई हो, ये कोई 80s नहीं है जो हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मैं बस प्रीति यही पूछना चाहती हूँ, हम कितनी बात करते हैं, हमने कितने एपिसोड्स में बात की होगी कि आसान नहीं होता उस टाइम पर बोलना, तो आज लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अपने प्रिविलेज से बात करिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप मीटू का पूरा प्रोग्रेशन देख लीजिए, क्योंकि व्हाट डज इट मीन, इट्स अ लॉट ऑफ केसेस जो आए थे उस वक्त इज अ मैन इन एन एक्यूट पोजीशन ऑफ पावर, कि आप एक पोजीशन में हैं और आपने एक्सप्लॉइट की है वो पोजीशन ऑफ पावर। वो अगर आप इसमें देखें बिल्कुल जुड़ता है, बिकॉज ये स्टूडेंट्स वर्सेस ए पावरफुल टीचर का पूरा उसमें संयोग है। पर मुझे देखिए इसमें सच है नहीं है, क्योंकि मीटू में बहुत केस ऐसे उभर के आए जहां पर पुख्ता एक्शन लिया गया। एक अगर इंटरनेशनली, इंडिया में मैं इतना नहीं कहूंगी क्योंकि बहुतों को रिहैबिलिटेट कर लिया गया है, पर अगर आप इंटरनेशनली देखें, हैरी वाइंस्टाइन जो है इतने बड़े मीडिया मुगल आज जेल में है, उसका इतना बड़ा उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता, और वो भी एक एक्यूट पोजीशन ऑफ पावर में थे, उन्होंने अपना पावर एक्सप्लॉइट की थी। तो इसके अंदर द शेयर फैक्ट कि आपने कमेटी बिठाई, पर जिस पे बिठाई है वो आदमी अभी तभी भी कॉलेज में है, अब तो इसमें बिलीव क्या है? आप कैसे बिलीव करेंगे कि ये फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन है? और चाहे आपके आरोप हो कि इसमें स्टूडेंट्स को ब्राइब करा जा रहा है, चलिए मतलब वो बाकी सब जो पॉलिटिक्स इसमें है, और क्योंकि जो मे बी क्योंकि एक कंप्लेन हुई है, इसके साथ साथ अगर जैसे चार्जेस हैं कि बहुत सारे टीचर्स अपना उसमें जोड़ रहे हैं, अपनी रंजिश निकाल रहे हैं इनके खिलाफ, पर अगर एक कंप्लेन भी है इनके खिलाफ, ये जो टीचर है इसके खिलाफ, तो इसमें एक पुख्ता इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता दैट पर्सन टिल द टाइम pending inquiry should be in campus or on anywhere associated with that case. प्रीति, एक और चीज आती है, आर्ट इंस्टीट्यूशन। हम ना आर्ट को बड़े ही, भारत में तो ऐसा है कि संस्कृति से जोड़कर हम देखते हैं, हर चीज हम बाहर भेजा जाता है। भारत को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी वुड सेंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म से जुड़े जो भी लोग हैं वो आगे जाते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा उसको बहुत विशेष स्थान हासिल है हमारे यहाँ पर। और ये केस जो है हमें पूरा गुरु शिष्य पावर डायनेमिक्स के बारे में आपके हिसाब से क्या दिखाता है? आप थोड़ा सा बात भी कर रही थी उसके ऊपर, लेकिन
ऐसा नहीं हो सकता जैसे पहले होती थी चीजें। हम क्या इसको नहीं बदल सकते? क्या हम एक हेल्दी अप्रोच नहीं अपना सकते? क्या हम सवाल नहीं कर सकते अगर हमारा गुरु कुछ गलत, जो गुरु एक ट्रेडिशनल फॉर्म में है, अगर वो कुछ गलत करे तो क्या हम उनसे सवाल नहीं कर सकते? या जो वो कहेंगे वो हर चीज में हमें मानना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगी, क्या ये नहीं बदलना चाहिए? समटाइम्स ये जो गुरु शिष्य परंपरा होती है, आर्ट्स होती है, थोड़ा इनमें जो एसोसिएटेड लोग होते हैं, बहुत मुश्किल से आपको लगता है ये तो कर ही नहीं सकते, ये कभी हो ही नहीं सकता। बट द फैक्ट इज कि आपको लगता है कि ये आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि ही इज लार्जर देन लाइफ। और अगर उनपे लगते हैं तो इमेजिन करिए जो बोलता है, जो हिम्मत जुटाता है बोलने के लिए, कितनी हिम्मत लगती होगी भाई। क्योंकि एक पावर पोजीशन से आप लड़ रहे हैं, एक पावरफुल पोजीशन से लड़ रहे हैं और एक ऐसी पोजीशन से लड़ रहे हैं कि जो अपने क्षेत्र में डेमी गॉड है, कि मतलब उनका बिल्कुल भगवान जैसा दर्जा है, तो आप उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने इस पूरे मैटर पर अपने विचार रखे। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे की तरफ, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, अभी खासा ये न्यूज़ में है। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन हाल ही में अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुषों को निशाने पर लिया। कहा कि पाकिस्तानी पुरुषों का एक गैंग श्वेत लड़कियों को निशाना बना रहा है। सुएला ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष लड़कियों को ड्रग्स देते हैं, उनका रेप करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। ऐसे आरोपियों को ग्रूमिंग गैंग कहकर संबोधित किया जाता है। ग्रूमिंग शब्द को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक बिहेवियर पैटर्न के तौर पर समझा जा सकता है, जिसके द्वारा बच्चों को फंसाया जाता है। इस पैटर्न को अपने गलत मोटिव्स के लिए अपनाने वाले लोग विक्टिम के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और फिर उसे सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। ग्रूमिंग गैंग्स की सबसे ज्यादा चर्चा 2018 में हुई थी, जब 20 ब्रिटिश पाकिस्तानी लोगों को कॉन्विक्ट किया गया सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए। यह अपनी तरह का सबसे बड़ा केस था। अब वापस आते हैं हालिया विवाद पर। गृह मंत्री सुएला के बयान के एक दिन बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी कहा कि ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो पहले भी जब प्रधानमंत्री बनने से पहले भी ग्रूमिंग गैंग पर सख्त कार्रवाई करने की बात करते रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है। अब यौन अपराध के लिए पाकिस्तान मूल के लोगों को सीधे सीधे आरोपी ठहराने पर कई लोग सुनक सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। प्रीति, ये जो पूरी डिबेट चल रही है ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर, और जिस तरह से सुएला ब्रेवरमैन और ऋषि सुनक की आलोचना हो रही है, कहा जा रहा है कि उनके द्वारा एक स्पेसिफिक कम्युनिटी विच इज ब्रिटिश पाकिस्तानी मेल, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और यह बेहद खतरनाक है। इस तरह से इस लेंस को नहीं, इस तरह से इस चीज को नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे उनके जो पूरे क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, ये बहुत मतलब अंग्रेजी में कहेंगे कैच 22 सिचुएशन है। क्योंकि मैं क्यों कहूँगी ये कैच 22 सिचुएशन है? इसका एक धड़ ऐसा है क्योंकि अभी तक बहुत सारे केसेस हुए हैं। मैंने इसमें एक्चुअली काफ़ी पढ़ा है। बहुत सारे जो केसेस हुए हैं इसमें जो लोग एसोसिएटेड हैं, कन्विक्ट हुए हैं, अक्यूज्ड हैं, बहुत सारे उनका पाकिस्तान डिसेंट है, वो पाकिस्तान से आते हैं। तो इन अ वे आप कह सकते हैं चलिए कि मतलब मोस्टली ये वहाँ का एक क्राइम है जो वहाँ से ओरिजिनेट होता है। दे आर पाकिस्तान ओरिजिन ब्रिटिश सिटीजन्स हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस क्राइम। तो ये कहना आप मतलब दो तरीके से आप कह सकते हैं कि चलिए आप ऐसे एक रिपोर्ट कि ये क्राइम है और इसमें ये लोग एसोसिएटेड हैं, बट टू मेक इट कि ये लोग ये क्राइम ब्रिटिश पाकिस्तानी ये क्राइम करते हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन ये क्राइम करते हैं, ये एक अलग वे है। ये स्टेरियोटाइप करना है एक पूरी कम्युनिटी को। और इसमें वही जब हम बात करते हैं बिगिटरी की कि ये सारे इसमें क्यों आ जाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल स्टेरियोटाइप्स कैसे क्रिएट होते हैं। इंडिया में हम कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं और नहीं कहना चाहिए, पर कहते हैं देखिए सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते, पर ऐसा क्यों है कि सारे टेररिस्ट मुसलमान हैं। हाँ, बहुत लोग कहते हैं, ट्विटर में बहुत बार बोला जाता है। तो आपने एक डायरेक्टली एक पूरी कम्युनिटी को आपने एक रंग से पेंट कर दिया कि मतलब चलिए सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, पर टेररिस्ट सारे मुसलमान हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने एक उनको इतना डिमीन कर दिया और उन पे कलर कर दिया एक रंग से। अब इसी में ही मुझे लगता है कि जब आप बोलते हैं दैट ऑल ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन, और नॉट ऑल ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन आर इन अ रैकेट ऑफ ग्रूमिंग, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आप इंटायर ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन को आप एक उसमें कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। जब ये बात
ट्विटर तक सहमत होती है तभी भी अच्छी बात नहीं है। जब ये पेडिस्ट्रियन बात होती है, जैसे अगर लोग कोई ड्राइंग रूम में बोल देते हैं, तभी भी अच्छी बात नहीं है। पर अगर कोई ये हेड ऑफ स्टेट बोलता है या जो हो, अगर आप इतनी पोजीशन ऑफ पावर है आपके पास कि आप एक ऑफिशियल पोजीशन पर हैं, जब आप ये बोलते हैं तब वो उस बात को लेजिटिमेसी मिल जाती है कि जो आपने बोला है। और फिर वो, और क्योंकि इसमें चलिए एक्शन लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए अगेंस्ट ग्रूमिंग गैंग्स, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर जब आप बोलते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, तो आप एक और आइडियोलॉजी, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि ये ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन जो ब्रिटेन में रहते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन में है, ऐसे ऐसे कामों में ये शामिल है। जी, एक और चीज़ जो अभी आपने कहा कि हाँ बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई और उसमें बताया गया, अगर हम 2018 का इंसिडेंट देख लें, उसमें 20 लोग कन्विक्ट किए गए थे और वो सारे के सारे ब्रिटिश पाकिस्तानी ही थे। लेकिन फिर कुछ स्टडीज़ आई जिसमें ये बताया गया कि वो जो रिपोर्ट्स जो बता रही थी, जिसमें एक रिपोर्ट में यहाँ पर क्विलियम फाउंडेशन की 2017 में आई एक रिपोर्ट थी ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर, कहा गया कि गिरोह के 84% अपराधी एशियाई थे। फिर इसकी एक काउंटर रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि बहुत निराधार हैं, इनफ डेटा नहीं है उन लोगों के पास, और ये पहले से ही तय है या फिर कोई भी पॉलिटिकल इसका गोल है जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। तो हाँ, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, एक जनरलाइज्ड चीज नहीं बना। आप सही कह रही हैं, एक जनरलाइज्ड आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, वही बोल। और अगर आप एक होम सेक्रेटरी हैं, आप इतनी पावरफुल पोजीशन पे हैं, आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि रोड पर कोई किसी को बोले अरे मुझे तो पता तुम लोग कैसे काम करते हो, आप ये लेजिटिमेसी दे रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। यू शुड टारगेट द क्राइम एंड नॉट ट्राई एंड टारगेट के इसका एक स्टीरियोटाइप बना दे कि ऐसे लोग इस क्राइम से जुड़े हैं। जी, और एक और एस्पेक्ट में इसका देखना चाहती हूँ प्रीति, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, हम पहले केस में भी बात कर रहे थे, विक्टिम की बातें नहीं होती हैं, उनके ट्रॉमा पर बात नहीं होती है, कैसे ये चीजें, अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो इतना घिनौना अपराध है उससे जो जूझ रहे हैं लोग जिनके साथ ऐसा हुआ है, वहाँ बात नहीं हो रही। और ऐसा क्यों होता है प्रीति, मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है क्यों होता है कि बार बार हम उस चीज़ को पॉलिटिसाइज करते जाते हैं, जबकि विक्टिम के ट्रॉमा पर जो सबसे ज़रूरी है, जो शायद ज़िंदगी भर उसके साथ रह जाएगा, उस पर क्यों नहीं बात होती है? और कैसे ये डिस्कोर्स हो सकता है, कैसे ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जा सकती है आपके हिसाब से? पता है, मैं इसमें ना थोड़ा सा डिफर करती हूँ और अग्री भी आपके साथ बहुत करती हूँ, क्योंकि जी हाँ, आई वुड थिंक जो सर्वाइवर है, जो विक्टिम है, आप उसको रिहैबिलिट कैसे किया जाए, उसकी लाइफ कैसे बेहतर की जाए, उसको इमोशनल फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट है कैसे दिया जाए, उसको वापस सोसाइटी में एज मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना कैसे बढ़ाया जाए दैट पर्सन इज इंक्लूडेड बैक। एंड आई वुड थिंक आपकी सारी एफर्ट्स उसमें लगने चाहिए। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट a crime or as heinous as child pornography, child rape, molestation या even rape जो भी है, अक्सर हम क्या करते हैं, वुमन विक्टिम, अगर देखा होगा, अगर रिपोर्ट्स जब आती हैं, एक जो महिला है उसका हाथ ऐसे कर कर कोई ग्राफिक बना देंगे, या जो महिला है उसका फेस ब्लर करके दिखा देंगे। मुझे एक्चुअली लगता है जो कॉन्विक्ट्स है ना, उनका फेस फुल छापना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग द विक्टिम, क्योंकि अगर विक्टिम जो है अंडर पॉक्सो एक्ट, आप एनीवे और जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं विमेन, आप उनकी आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकते हैं, पर आप जिन्होंने किया है आप उनकी आइडेंटिटी तो रिवील कर सकते हैं, और करनी चाहिए। दे शुड बी नेम्ड एंड शेम्ड। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वुमन रेप्ड और एक महिला का ब्लर्ड फोटो, आपको, अगर वो कॉन्विक्ट हो चुके हैं, अगर मतलब उनका प्रूव हो चुका है कि उन्होंने ये रेप किया है, तो उन जो परपेट्रेटर्स हैं, रेपिस्ट है, उसकी फोटो आनी चाहिए वुमेन रेप में। जी, और जिस तरह से पूरा कवरेज भी होता है, जिस तरह से हेडलाइंस भी, और शायद ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात की। हम अपने दर्शकों को भी शुक्रिया कहना चाहते हैं कि वो आखिर तक हमारे साथ बने रहे। अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने आएंगे कुछ ज़रूरी मुद्दों को लेकर महिलाओं से जुड़े। तब तक के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।